Hello students, today we are going to discuss some topics related with chemistry. Okay, up to 10 you studied science. Okay, and we all know science divided into three sections, that is physics, chemistry and biology. Now in 11th 12th all three part becomes a major subject in 11th 12th science. Okay, again I repeat, chemistry further divide into three sections: physical chemistry, organic chemistry and organic chemistry and inorganic chemistry. तो ये भी क्लियर होना चाहिए। 11 12th में बस केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में भी स्पेसिफाई करना है आपको। मैंने फिजिकल में क्या पढ़ा, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज फर्स्ट डे है और आज में हमारा जो पूरा केमिस्ट्री है, पर्टिकुलर इन 11th स्टैंडर्ड, उसमें जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो इंडेक्स है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है, टाइटल जो है, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो इन फ्यूचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, टाइटल शुड बी क्लियर। जो टाइटल है चैप्टर का वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको पता चले कि वो हमें चैप्टर में ऐसे पढ़ना है। क्लियर? एंड ईच चैप्टर रिलेटेड विथ अदर्स, वो सीक्वेंस में होते हैं। टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स देते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, पर आपको इस बेस पे ही पढ़ना चाहिए आइडियली, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज 11 का जो हमारा केमिस्ट्री है, उसका जो इंडेक्स है, उसके जो चैप्टर्स है, कौन से फिजिकल के हैं, कौन से आईसी के हैं, कौन से ओसी के, वो मैं आपको बता दूंगा। कौन सा चैप्टर किसके साथ लिंक में है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है इंडिविजुअली मैं बताऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको एक ही दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा, ओह हमें केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ना है। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अपने पास टेक्स्ट बुक होगी, वो देखी होगी, कुछ लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, लेकिन अब आप अकेले नहीं हो, टेंशन मत। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल चैप्टर्स। ओके, नाउ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री लिखा है, बट एक्चुअली दिस चैप्टर बिलोंग्स टू बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? ओके, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते विदाउट स्टडीड दिस चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन केमिस्ट्री, और जिसका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है वही बंदा केमिस्ट्री में स्कोर कर सकता है, क्योंकि पूरा जो सेक्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज टोटली कॉन्सेप्चुअल सेक्शन, उसमें रट्टा चलता ही नहीं। क्लियर? ओके, बाद में सेकंड जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, नाउ एटम। अब एटम वर्ड जो है वो सबको पता है। मुझे बताओ, आप एटम के कांटेक्ट में रहते हो या मैटर के कांटेक्ट में? एटम को आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते। तो बेसिकली वी आर इन कांटेक्ट विथ मैटर। मैटर मींस व्हाट? मैटर जो है वो तीन फॉर्म में होता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। आयरन आपके पास है, दैट इज सॉलिड, सॉलिड है। वाटर है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन है वो गैस है। तो हमारे कांटेक्ट में कौन आ रहा है, हम किसका यूज कर सकते हैं, दैट इज मैटर। बट वी ऑल नो मैटर मेड अप ऑफ molecules. Clear? And molecule contains atoms, and atom contains
three fundamental particles, proton, neutron and electron. क्लियर? तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें क्या करना है एग्जैक्टली? We have to identify structure of atom. It means we have to fix the exact location of these three fundamental particles. अब ये तीन में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लोकेशन तो फिक्स है, कहां पे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहां पे है? अदर देन न्यूक्लियस, इट मींस इन स्पेस। और वही सिर का दर्द है। कोई पर्सन किसी के घर में है और वहां से उसको ढूंढना है तो वो तो इजी है, लेकिन कोई पर्सन घर से बाहर है और आपको उसको ढूंढना है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहां भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर है। वो कहाँ पे है? हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रिंसिपल दिया है, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर है उसमें हमें फाइनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स करना है। और फाइनली वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो कंटेंट रहेगा दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। कि पहले मैंने बता दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स है, सिर का दर्द कौन है? इलेक्ट्रॉन। सो द होल चैप्टर decide position or location of electron. Once location of electron fixed, then you can write electronic configuration of any atom. मतलब ये जो चैप्टर है उसमें हम एटम बनाने वाले हैं। क्लियर? एटम, एटम बॉम्ब नहीं, ओनली एटम। क्लियर? तो एटम आपका बनेगा ए चैप्टर में। फॉर एग्जांपल हमने एक एटम बनाया, कौन सा एटम बनाया? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, याद रखना। क्लियर? Third chapter that is totally based on periodic table. Okay? थर्ड जो चैप्टर है that is periodic table. 10th में आपने periodic table के बारे में थोड़ा पढ़ा है। SPDF 4 सेक्शन है, तो जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे हुआ, ठीक है? उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे है। मतलब बेस क्या है? हर एक ग्रुप जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, each block contain डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी में वेरिएशन कैसे आ रहा है, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो हाउ प्रॉपर्टी वेरीज। ओके? तो ये सारे टॉपिक्स जो है you will discuss, we will study in this chapter, periodic table, and this chapter that is a basic chapter of IC और एक इसका है PC का। मतलब इनऑर्गेनिक सेक्शन आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज पीरियोडिक टेबल। ओके? नाउ नंबर 4, चैप्टर 2 में हमने हाइड्रोजन बनाया है। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 हाइड्रोजन। अब देखो पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलता है टोटल हाउ मेनी ग्रुप्स इन्वॉल्व इन पीरियोडिक टेबल। सो आंसर इज 18 ग्रुप। जनरल 1 2 3 4 5 ऐसे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। क्लियर? जो लास्ट ग्रुप है 18 दैट इज आल्सो नोन एज इनर्ट गैस, नोबल गैस, ऐसा हम बोलते हैं। ये सबको पता है। इनर्ट क्यों है? बिकॉज दे ऑल आर स्टेबल। ऑक्टेट रोल फुलफिल्ड, स्टेबल है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि भगवान ने स्टेबिलिटी का जो वरदान जो बोलते हैं हम, वो किसको दिया है? 18 ग्रुप वालों को दे दिया है। इट मींस इनडायरेक्टली वी कैन से 1 to 17 जो है दैट इज अनस्टेबल। बोल सकते कि नहीं? 18 स्टेबल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 to 17 अनस्टेबल है। यस, क्लियर? तो ये अनस्टेबल एलिमेंट क्या करता है? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से बाहर आता है। मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पीरियोडिक टेबल दैट इज द हाउस ऑफ एलिमेंट। जैसे हमारा हाउस होता है कि नहीं, वैसे वी आर लिविंग थिंग, हमारा भी हाउस है, वैसे एलिमेंट है उनका भी एक हाउस है, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल। और वो पीरियोडिक टेबल में से बाहर आता है टू गेट स्टेबिलिटी। तो 1 to 17 में से कोई भी एलिमेंट बाहर आ सकता है मार्केट में, वहां सब एलिमेंट कांटेक्ट में आएंगे। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखने मत जाना मार्केट में, अभी लॉकडाउन है। हाँ, तो एलिमेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, डिस्कशन करेंगे, यार तू क्यों आया, तू क्यों, ऐसे डिस्कशन होता है। एंड व्हाट इज द कंक्लूजन आफ्टर फाइनल डिस्कशन? सो देयर आर 2 प्रोसेस कैन बी पॉसिबल। One that is exchange of electron
एंड सेकंड दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये सब आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो दो एटम के बीच में दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन के बाद आपको क्या मिलता है, H2। कॉम्बिनेशन के बाद क्या मिलता है, H2। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दो एटम के बीच में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। एंड वी नो टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन मोलिक्यूल, आइदर आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो H2 बना दैट इज मोलिक्यूल, ए मोलिक्यूल है। मतलब एटम पहले फिक्स कर दो, एटम एटम जो कंबाइन होते हैं बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, अब लोग इसे कंबाइन क्यों हो गए, उसको कंबाइन होना ही पड़ता है, कैसे होंगे वो सब देखेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू केमिकल बॉन्ड molecule will form। तो ये जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्ड के बेस पे है। बेसिकली दो बॉन्ड पढ़ने हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों से एग्जाम में पढ़ लिया है, सिंपल है, डिटेल में पढ़ना है। पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दिस चैप्टर डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, दिस चैप्टर डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ एटम, ठीक है। ओके, नंबर 5 मोलिक्यूल आपने बना दिया। अब मुझे बताओ सिंगल मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आप कैसे आओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आगे क्या होगा, अभी एटम एटम का कॉम्बिनेशन हुआ था, नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज बिटवीन मोलिक्यूल प्लस मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल मोलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे मोलिक्यूल कंबाइन हो गए ऐसे, ओके। सो फाइनली वी हैव मैटर। तो मोलिक्यूल मोलिक्यूल से मैटर बनता है। एंड there are three possibility of matter, solid, liquid and gas. That depends on bond between two molecules. आप लोगों से फिर से केमिकल बॉन्ड आ गया है? No. This is physical bond, not chemical bond. Clear? In physical bond, there is no exchange of electron, no sharing of electron, just attraction because of distance. Okay? और ये जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड। और फिजिकल बॉन्ड है उसकी भी स्ट्रेंथ होती है। इफ फिजिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस एंड द मैटर बिकम्स सॉलिड। इफ डिस्टेंस इज मोर कंपेयर्ड टू सॉलिड देन लिक्विड, टू हाई डिस्टेंस देन गैस। कौन सी मैटर बनेगी दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फिजिकल बॉन्ड। तो ये भी पॉइंट याद रखना, बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं। नॉर्मल स्टोन क्या बोलता है, आयोनिक कोवेलेंट, वो तो केमिकल बॉन्ड के टाइप है। बॉन्ड दो, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। तो यहां जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मैटर, पर्टिकुलर विच मैटर, गैस। ये पूरा जो चैप्टर है वो गैस के बारे में होगा। लिक्विड के बारे में ज्यादा कंटेंट नहीं है, वो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं। और सॉलिड जो कंटेंट है वो आपको 12th में मिलेगा। 12th में पूरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा। साइंस लिया है ना, पढ़ना बस, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, ओके। तो ये चैप्टर क्या बना रही है, मैटर। अब आपको समझ में आना चाहिए, हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंटेन्स एटम, एटम कंटेन्स थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉटम से मैंने स्टार्ट किया। ए चैप्टर से एटम का फॉर्मेशन होता है, ए चैप्टर से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ए चैप्टर से मैटर का फॉर्मेशन होता है। स्टेट कोई भी हो लेकिन होगा मैटर। मतलब आफ्टर 5th चैप्टर आपके पास मैटर होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है, ओके। अब क्या लगता है कि मैटर जो आपने फॉर्म किया, बनाया, उसको कहाँ रखोगे आप, म्यूजियम में रख दोगे? ऐसा नहीं है, उसको हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स दिस मैटर इन्वॉल्व आइदर इन फिजिकल प्रोसेस और इन केमिकल प्रोसेस। तो यहां भी दो वर्ड आएंगे, सब फिजिकल कौन है, केमिकल कौन है, सब डिटेल में बताऊंगा मैं। फंडामेंटल लेक्चर सीरीज हमारी पूरी। मैटर जो है उसकी दो पॉसिबिलिटी है,
वो फिजिकल में भी इन्वॉल्व हो सकती है, केमिकल। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है H2O लिक्विड, किस टेम्परेचर पे 25। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वेपर, आपको गैसियस फॉर्म चाहिए, देन यू हैव टू सप्लाई हीट, सो दिस इज फिजिकल प्रोसेस। What is the formula of water? That is H2O. What is the formula of vapor? That is also H2O. There is no chemical change during this process, and such process is known as physical process. Only physical state will change, not substance change, and such kind of process is known as physical process. Now tell me, without exchange of energy, is it possible? How can you convert liquid into gas? You have to supply heat. That is a form of energy. So in that process, energy involved, energy added during the process. So you have to calculate amount of energy also. कितनी एनर्जी आपने दी, कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, उसे बोल सकते हो। वापस आए तो एनर्जी रिलीज होगी। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नाम सुने आपने? ओके। Another process, electrolysis. H2O gives H2 plus O2. This is electrolysis. In which this is chemical process. H2O convert into this 2. It means this is reactant, this is one is product. And this process also involve change in energy. तो मैटर का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हमें म्यूजियम में नहीं रखना है। हाँ, नंबर 1, वो कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, आइदर इन फिजिकल प्रोसेस और इन केमिकल प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस change in energy take place. Change in energy take place, and the branch of science related with this change is known as thermodynamics. Is known as thermodynamics. Thermodynamics. Most important chapter in physical chemistry, that is thermodynamics, which involve change in energy either in physical process or in chemical process. Clear? Okay. Now the 7th chapter, that is equilibrium. Most important chapter, equilibrium. Once a process either physical or chemical, there are again two process based on nature, SP and non-SP. SP means spontaneous, अपने आप जो process होती है, that is called spontaneous. Non-SP, non-spontaneous. For example, यहाँ पे आइस रखो, क्या होगा सर? मेल्ट हो जाएगा। That is spontaneous process. आपकी कोई प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रोसेस हो जाएगी, that is spontaneous. यहाँ पानी रखो तो आइस फॉर्म नहीं होगा। If you put water in freeze, so freeze, that is external force. So in presence of external force, process occur that is known as non-spontaneous process. स्टूडेंट भी दो टाइप के होते हैं, अब बात समझ में आ जाएगी, SP एंड नॉन SP. SP का मतलब होता है जो स्टूडेंट अपने आप पढ़ते हैं, एक बार माइंड सेट किया मुझे 11-12 साइंस में पढ़ना है, ठीक है, तो अपने आप ही पढ़ता है। पेरेंट्स टीचर का कोई रोल नहीं होगा। पेरेंट्स बोलते रहते पढ़ो, हाँ मैं पढ़ लूंगा पेरेंट्स के गाइडेंस के बेस पे, नो टेंशन। नॉन एसपी मतलब पेरेंट्स को बैठना पड़ता है, वर्कशीट लिख, अब समझ में आई? होमवर्क भी अपने आप करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट नॉन एसपी कैटेगरी में आते हैं। आपको किस में आना है डिसाइड कर लो, आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, एसपी की नॉन एसपी। यदि आप एसपी में आ गए, अपना वर्क अपने हिसाब से करने लगे गाइडेंस के बेस पे, डेफिनेटली यू विल गेट अबव 90%, डेफिनेटली। और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हर बार मुझे बोलना, किसी ना किसी को बोलना पड़ता है, पेरेंट्स टीचर इन्वॉल्व होते हैं मतलब, तो आप पढ़ते हो लेकिन ऐसे पढ़ते हो, तो आप 70 के आसपास ही रहोगे, इतना याद रखना। और पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के बाद भी आप नहीं पढ़ते, 50 एक क्लियर कट है, ठीक है। तो साइंस जो है वो अलग चीज है, 10th नहीं है। ये चैप्टर से पता चल जाएगा आपको एसपी में रहना है, मैं रिमाइंड करवाऊंगा आपको, याद रखना, ठीक है।
दैट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मींस sp जो प्रोसेस है पर्टिकुलर, आफ्टर सम टाइम it will reach at that stage where equilibrium condition is established, और वहां पे वो प्रोसेस बंद हो जाएगी. और बंद होने के बाद उसका नेचर कैसा है वो आपको स्टडी करना है. वंस इक्विलिब्रियम established, we have to check its nature at that condition. That is called equilibrium chapter. Okay? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में टोटल 7 चैप्टर है. ओके, नाउ पार्ट 2 नंबर 8, दैट इज रेडॉक्स. रेडॉक्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ना है. आपने जो पढ़ा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे. ठीक है. नंबर 9 दैट इज हाइड्रोजन. हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, रोल नंबर 1. उसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, पूरी डिटेल. और ये चैप्टर में आपको मिलेगी. किस चैप्टर में? हाइड्रोजन. इसके बाद ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अभी मैंने बताया पीरियोडिक टेबल डिवाइड इनटू 4 सेक्शन, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. ये जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी आपको. ठीक है. लेकिन हर एक ब्लॉक की एक सेपरेट इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर. ओके. तो एस ब्लॉक का एक पूरा चैप्टर है. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन एस ब्लॉक, their property, their preparation, their compound, their usage, etc. Okay, so we will discuss in this chapter. Another that is a P block. P block that is a big block, big and colorful block. Colorful क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन P block जो है वो बड़ा ब्लॉक है, which contain 13, 14, 15, 16, 17 up to 18 group. So in 11 you have to study only 2 group, 13 and 14th. The remaining group you will study in 12th standard. Okay. Then chapter number 12, that is OC. OC means organic chemistry, basic concept in organic chemistry. तो फिजिकल का बेस ए है, आईसी का बेस ए है, और ओसी का बेस ए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th चैप्टर. तो ये जो चैप्टर है वो भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, बेसिक आइडिया आपको थोड़ा है. यहाँ से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बॉटम से ही ऊपर लूंगा, बॉटम से. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है? दैट इज कार्बन. तो पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कार्बन जो है वो भी अनस्टेबल है. तो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है? मार्केट में जाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होगा. तो फर्स्ट उसका कॉम्बिनेशन हुआ था हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पहले फॉर्म हुए थे. तो ऑर्गेनिक का हीरो कौन है? कार्बन. हीरोइन हाइड्रोजन, एंड फाइनली देयर फैमिली. तो टोटल ये जो कार्बन है उसकी 20 फैमिली है, 20 फैमिली. एंड ईच फैमिली यू हैव टू स्टडी इन 11th 12th साइंस इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर. ओके. तो इसके बारे में पूरा चैप्टर है. 13 ग्रुप है. अभी मैंने जो बताया कार्बन की कितनी फैमिली है? 20. आउट ऑफ 20 4 फैमिली आपको एक चैप्टर में कंबाइन करना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन. और उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अरीन, इतने आपको पढ़ना है. एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन. ये सब एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिप्लेशन इन ओजोन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हाउ टू प्रिवेंट दैट फिनोमिना. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. तो पूरा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है. तो टोटल पार्ट 1 में 11th में 14 चैप्टर्स है, डिवाइड इनटू 3 सेक्शन. सम चैप्टर रिलेटेड विद पीसी, सम रिलेटेड विद आईसी, सम रिलेटेड विद ओसी. पीसी में कितने चैप्टर है वो देखो. ए है बेसिक चैप्टर पीसी का, उसके बाद ए भी पीसी में आता है, पीसी, 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 इक्विलिब्रियम पीसी और रेडॉक्स आल्सो पीसी. 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आउट ऑफ 14.
इट मीन्स 50% सिलेबस जो है 11 का दैट बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? ओके, आईसी में पीरियोडिक टेबल दैट इज बेस, उसके बाद हाइड्रोजन दैट इज आईसी, एस ब्लॉक आईसी, पी ब्लॉक आईसी। हाउ मेनी चैप्टर्स? 4 चैप्टर। और ओसी के 2 चैप्टर है 12 एंड 13, और ये 14 है दैट इज अ टीपी। टीपी मींस टाइम पास। ओके, टाइम पास है लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट डिटेल में हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आज पूरा जो केमिस्ट्री है वो आपको बता दिया। अब मुझे बताओ, अब आपको लगा हाँ ये सब हाँ है, कुछ है, मतलब जो टाइटल है ना वो आपने सेट कर दिया, वो मैंने आपका टाइटल फिक्स कर दिया है। अब इस बेस पे हमें पढ़ना है। पहले हमारी फंडामेंटल सीरीज है, फंडामेंटल सीरीज का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसी के साथ हो जाएगा, थोड़ा इसके साथ हो जाएगा, इसी के साथ हो जाएगा, थोड़ा उसी के साथ हो जाएगा। इस बेस पे उसका कनेक्शन में करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर यही था, लेकिन मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आज, फंडामेंटल नॉलेज किसको बोलते हैं? आंसर मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आंसर आपको मुझे भेजना है व्हाट्सएप के जरिए मेरे नंबर पे, क्योंकि आज वर्कशीट नहीं होगी। ठीक है, और आंसर खुद ढूंढना है। अब सर मैं पढ़ाया तो नहीं, हम कैसे ढूंढते? देखो देखो मेरे क्वेश्चन तभी कहाँ सुना है आपने। फंडामेंटल नॉलेज किसको बोलते हैं वो आपको पता चलेगा। और जब आप कहीं पे जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, कंपनी में, कहीं बड़ी बड़ी कंपनी में, तो वहाँ जो इंटरव्यू होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होता है वो भी पता चल जाएगा, एंड दैट इज फंडामेंटल नॉलेज। ओके, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, आप ही हो मान लो, 11th अच्छा पढ़ा, सर ने बोला सर मैंने एसपी पढ़ा, एसपी मतलब स्पॉन्टेनियस बेस पे पढ़ा, खुद पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे, और हम स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंस है वो परसेंटेज के बेस पे निकालते हैं। तो मान लो कि कोई बंदा है, आप हो, कोई भी हो, 11th-12th में बोर्ड की एग्जाम जो 12th में होती है उसमें 94% आप ला दिए, जी नेट कोई भी एग्जाम आपने दी, कुछ कर दी, उसमें भी आपका अच्छा रिकॉर्ड है, और आपका जो एडमिशन है आफ्टर 12th वो बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में हो गया, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी हो, मतलब इन द सेंस, और वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। वहाँ पे आपका मान लो कि फर्स्ट डे है कॉलेज में, जैसे आज अभी स्कूल में फर्स्ट डे आपका होता है वैसे कॉलेज में भी होगा। तो वहाँ पे आप जाओगे तो फर्स्ट डे जो प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, पर्सनल इंट्रोडक्शन होगा। तो मान लो कि ऐसा कोई लेबोरेटरी है, वहाँ पे सब लोग क्लास के बच्चे बैठे हैं, और वहाँ जो प्रोफेसर है वो उसने आपको बुलाया, प्लीज कम। आप बोलो हाँ सर क्या काम है, आपने आपका इंट्रोडक्शन दिया, सर ने पूछा कितने परसेंटेज 12th में आए बोर्ड के एग्जाम में, आपने बोला सर 94, सीना तान के, होता है ना कुछ, हाँ, सर बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड, अब मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपने बोला हाँ सर बोलो, आपके लिए तो जान है। प्रोफेसर बोलेंगे जान संभालना दूसरों के लिए, अभी मेरा एक छोटा काम कर दे बस। बोला हाँ सर क्या है? वहाँ जो बड़ी बॉटल है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर भी है नजदीक में, और प्रोफेसर ने बोला वहाँ से पानी लाना है। आपने बोला सर बोलो ना कितना लाना है, और सर ने बताया मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना पानी दे दो, जस्ट 2 kg वाटर, ठीक है, 2 kg वाटर। आप बोले हाँ सर अभी लाते हैं, आप वहां चले गए। वहां जाने के बाद सोचने लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सबके समझ में। सर ने क्या बोला, 2 kg वाटर, और वाटर दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, और नॉर्मली हमारी एक रूटीन लाइफ की एक हैबिट है, लिक्विड क्वांटिटी जो है, लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो हम नॉर्मली लीटर में लेते हैं। आप मार्केट में मिल्क लेने गए, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, 2 kg मिल्क दे दो, 2 लीटर 3 लीटर ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ फंस गए। बाद में आपने सर के सामने भी ऐसे देखा, अंदर के अंदर आप सोचने भी लगे इनको प्रोफेसर किसने बनाया, ऐसा भी सोचते होंगे कुछ लोग, ठीक है ना, हाँ, इसका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो आज की मेरी वर्कशीट है, इसका आंसर आपको मुझे देना है, आपको मुझे देना है थ्रू व्हाट्सएप, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल ग्रुप में आप नहीं भेज सकते, 2 मिनट में भेजना है, 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 2 मिनट में भेजना है
क्योंकि वो सेटिंग एडमिन का ही है, तो आपको वो भेजना है और आंसर आपका होना चाहिए। हाँ, आप दिमाग लगाओ, आपका दिमाग लगाओ। 10th तक आपने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है आपने, यूज करो, किसी की हेल्प मत लो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे। अब मुझे आंसर भेज दो, यदि नहीं भेज सकते डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज योर वर्कशीट और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। फंडामेंटल सीरीज 1 हमारी स्टार्ट होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है फंडामेंटल जो नॉर्मली जब आप किसी बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू में जाते हो तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, दैट इज फंडामेंटल केमिस्ट्री, ये पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।